हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम डिस्कस कर लेते हैं 5 जुलाई के सभी करंट अफेयर को। आराम से रिलैक्स होकर सेशन को देखिएगा। क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, आपको पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर मिल जाएगी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे 5 जुलाई के करंट अफेयर का। तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? तो देखिए 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया था। उसके बाद से अभी तक किसी भी सरकार ने, किसी भी देश ने तालिबान को ऑफिशियली मान्यता नहीं दी थी शासन के लिए। लेकिन पहली बार तालिबान गवर्नमेंट को ऑफिशियली मान्यता देने वाला देश बना है रशिया। अब यहां पर इंटरेस्टिंग यह है कि रशिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है और इसके पास वीटो का पावर है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में गिना जाता है रशिया को। अब इसके द्वारा अगर तालिबान गवर्नमेंट को परमिशन दी गई है, ऑफिशियली से एक्सेप्ट किया गया है, तो बहुत हद तक संभावना है कि इन फ्यूचर दूसरे देश भी अब तालिबान को ऑफिशियली मान्यता देना शुरू कर दें। तो इसका ग्लोबली काफी बड़ा इफेक्ट हमको इन फ्यूचर देखने को मिलेगा। तो तालिबान सरकार को ऑफिशियली मान्यता देने वाला वर्ल्ड का पहला देश कौन बना? तो ये बना है रशिया। 2021 से अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। रशिया ने क्या किया है कि तालिबान को उसकी जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट थी उससे भी बाहर कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, ऑफिशियली मान्यता दी है तो अब तालिबान को बैन ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट से बाहर किया। और तालिबान के द्वारा जो अफगानिस्तान के एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं गुल हसन, इनको भी ऑफिशियली स्वीकार किया है रशिया में। मतलब इन फ्यूचर अब हमको अफगानिस्तान या तालिबान की एम्बेसी देखने को मिलेगी रशिया में। ठीक है, तो रशिया की कैजुअली बात करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है, सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल के आधार पर 14 देशों के साथ अपनी लैंड बाउंड्री को शेयर करता है। पूर्व में सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, अब रशिया के नाम से जाना जाता है। मॉस्को इसकी कैपिटल है, मोस्कावा नदी के तट पर। यहां की ऑफिशियल करेंसी एग्जाम में काफी बार पूछी गई है। रशिया की करेंसी है रूबल और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रशिया के। पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन कहां किया जाएगा? पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल पहली बार आयोजित किए जाने वाले हैं 2025 में और इनका आयोजन किया जाएगा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। ये वाटर स्पोर्ट्स हैं, सारे वाटर स्पोर्ट्स यहां पर खेले जाएंगे खेलो इंडिया के तहत। खेलो इंडिया के तहत इस बार 2025 में ये 5वां इवेंट आयोजित किया जा रहा है। इसके पहले भी खेलो इंडिया के 4 अलग अलग इवेंट आयोजित किए जा चुके हैं, अलग अलग जगह पर, अलग अलग रूप में। बात करेंगे कौन से हैं, लेकिन पहली चीज तो हमारे लिए ये हो जाती है क्योंकि पहली बार ये आयोजित किया जा रहा है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 के फर्स्ट एडिशन का आयोजन किया जाएगा श्रीनगर की डल लेक में। किस झील में आयोजित किया जाएगा? अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो डल झील में। इस बार पहली बार खेलो इंडिया बीच गेम्स का भी आयोजन किया गया था, बताया था मैंने आपको, दमन और दीव में, है ना? तो वो भी इंपॉर्टेंट है और यहां पर ये भी पहली बार आयोजित किए जाएंगे अगस्त मंथ में। 21 से लेकर 23 अगस्त तक इनका आयोजन किया जाएगा श्रीनगर के डल लेक में। घोषणा भारत के जो मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने हाल ही में इन गेम्स की शुरुआत की घोषणा की है। 2025 में जैसा कि अभी मैंने आपको बताया 5वां खेलो इंडिया का ये इवेंट होने वाला है। जो फेस्टिवल यहां पर जो स्पोर्ट्स आयोजित किए जाएंगे, पहली चीज तो यह है कि ओपन एज कंपटीशन होगा। मतलब किसी भी एज का जो खिलाड़ी है वो यहां पर पार्टिसिपेट कर सकता है। 400 से ज्यादा एथलीट्स यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। अगस्त मंथ में कियाकिन और कैनोइंग का आयोजन किया जाएगा, रोविंग का आयोजन किया जाएगा, वाटर स्कीइंग का आयोजन किया जाएगा, शिकारा रेस आयोजित की जाएगी और ड्रैगन बोट का आयोजन किया जाएगा। अच्छा, अभी तक जो 4 खेलो इंडिया के अलग अलग गेम्स 2025 में आयोजित किए जा चुके हैं वो कौन से हैं? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया था साल की शुरुआत में। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों यूनियन टेरिटरी में 2 फेज में आयोजित किए गए थे।
पैरा गेम्स आयोजित किए जा चुके हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स दिल्ली में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जा चुका है बिहार और दिल्ली में संयुक्त रूप से। खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन किया गया था दमन और दीव के दीव में। अब जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स आयोजित किए गए उसमें विनर था सर्विसेज, 18 मेडल इन्होंने अपने नाम किए थे। रनर अप था हिमाचल प्रदेश 18 मेडल के साथ, ठीक है, लेकिन गोल्ड सर्विसेज के पास ज्यादा थे। फिर पैरा गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में विनर हरियाणा रहा 104 मेडल के साथ, रनर अप तमिलनाडु 74 मेडल के साथ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 विनर रहा महाराष्ट्र 158 मेडल के साथ और रनर अप रहा हरियाणा 117 मेडल के साथ। और फिर खेलो इंडिया बीच गेम्स मेडल टेली में पहले स्थान पर रहा मणिपुर, जो पहले स्थान पर है वो विनर और जो दूसरे पर है वो रनर अप, ठीक है। पहले स्थान पर था मणिपुर 14 मेडल के साथ। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स जो कि पहले थे 2025 में, विनर कौन? मणिपुर, मेडल टेली में पहले नंबर पर। फिर रनर अप कौन? तो महाराष्ट्र 20 मेडल के साथ। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष के रूप में अभी तक कार्यरत थे सुधांशु मित्तल। इन्हें पुनः इस पद पर नियुक्त किया गया है, सुधांशु मित्तल को, खेलो इंडिया खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसी साल आपको पता है खो खो वर्ल्ड कप का भी आयोजन किया जा चुका है 2025 में इंडिया में। पहला खो खो वर्ल्ड कप था 2025 में दिल्ली में आयोजित किया गया। सलमान खान इसके ब्रांड एम्बेसडर थे और विनर जो मेंस और विमेंस कैटेगरी है दोनों में ही इंडिया की खो खो टीम रही थी और दोनों में हमारी खो खो टीम ने नेपाल की खो खो टीम को हराकर जो खो खो वर्ल्ड कप है 2025 का पहला, इसकी विनर रही थी इंडिया दोनों कैटेगरी में। अब यहां पर खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के पद पर सुधांशु मित्तल पहले से कार्यरत थे। पहली बार 2017 में इन्हें अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया था और तब से ये अभी तक कार्यरत थे। अब फिर से इस पद पर एक बार फिर से पुनः नियुक्ति की गई है इन्हीं की और अब ये 2029 तक खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। इसके अलावा उपकार सिंह विक्र, इनको सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है। क्वेश्चन हमसे अध्यक्ष का ही पूछा जाएगा, प्रेसिडेंट का ही, तो आप इनको ही याद रखो, सुधांशु मित्तल। ये हरियाणा से आते हैं और खो खो को इंटरनेशनली प्रसिद्ध दिलवाने में इन्होंने काफी योगदान दिया है, काफी काम किया है इन्होंने, इसलिए ये अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किए गए। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत में खो खो खेलों को गवर्न करने वाली बॉडी है, पॉलिसीज बनाने वाली बॉडी है और खो खो के जितने भी गेम्स इंडिया में आयोजित किए जाते हैं उन्हें रेगुलेट करती है खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। 2018 में इसकी स्थापना की गई थी, है ना। इसके पहले से किसी और रूप में जाना जाता था और 2017 में अध्यक्ष पहले से अपॉइंट किए जा चुके थे। फिर 2018 में ऑफिशियली से फॉर्म किया गया। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है और सुधांशु मित्तल इसके प्रेसिडेंट के पद पर हैं वर्तमान में, ठीक है। आप सभी के लिए ऑफर ऑफ द डे में आज आरआरबी एनटीपीसी का यहां पर कंप्लीट पैकेज अवेलेबल है, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन 2025 एग्जाम आपके लिए होने वाली है। 7 अगस्त से ये एग्जाम शुरू होगी, तो आप जीएस, मैथ्स और रीजनिंग स्पेशली एनटीपीसी के लिए, यह है ना, प्रीवियस ईयर में एनटीपीसी की जो एग्जाम्स हुई है उनको ध्यान में रखते हुए आपके लिए एनालिसिस के आधार पर डिजाइन किया गया है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं काफी अफोर्डेबल प्राइस में। अभी जो एनटीपीसी एग्जाम हुई थी उसमें हमने देखा था लास्ट मंथ, जो जून मंथ में हुई थी, उसमें काफी सारे क्वेश्चन हमारे जो एनटीपीसी का कंप्लीट पैकेज था वहां से पूछे गए। तो आप इसे आगे के एग्जाम के लिए ज्वाइन कर सकते हैं जो अगस्त में होने वाली है। क्विक रिवीजन के लिए आप इसे ज्वाइन कीजिए। लास्ट टाइम में आपके लिए फास्ट रिवीजन के लिए ये बहुत ही मदद करने वाला है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी के लिए ये आपको अवेलेबल है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इसे अवेल कर सकते हैं और चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को, क्योंकि आपके लिए वहां पर भी अवेलेबल है और डेली करंट अफेयर की पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगी क्रेजी जीके ट्रिक के। तब तक हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? इंडियन नेवी की पहली महिला फाइटर पायलट बनने वाली है आस्था पुनिया। आंसर डी। आस्था पुनिया की अगर हम बात करते हैं
तो ये सब लेफ्टिनेंट है आस्था पुनिया। इन्होंने विशाखापट्टनम में आईएनएस देगा पर जो एक कोर्स होता है हॉक कन्वर्जन कोर्स, इसे कंप्लीट किया है। अब इस कोर्स के आधार पर क्या होता है, पहली चीज तो एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है विंग्स ऑफ गोल्ड अवार्ड, तो इससे इन्हें सम्मानित किया गया। अब इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद इन्हें नेवी की फाइटर स्ट्रीम में जोड़ा जाएगा। फाइटर स्ट्रीम में जुड़ने के बाद इनको 1 साल तक फाइटर जेट उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी तक ऐसी कोई भी महिला नहीं हुई इंडियन नेवी में जिन्होंने ये टास्क कंप्लीट किया हो और इंडियन नेवी की फाइटर जेट उड़ाने की उनको ट्रेनिंग दी गई हो। तो ये पहली बार बनी है सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया। ठीक है, इसके बाद नेवी की फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट ये बन जाएगी। ट्रेनिंग के बाद इन्हें अभी ट्रेनिंग शुरू हुई है, इनकी ट्रेनिंग दी जाएगी 1 साल तक। तो क्वेश्चन हमारा यही है कि भैया इंडियन नेवी में पहली फाइटर जेट उड़ाने वाली महिला कौन बनी है, तो यह है सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया। ठीक है, आईएनएस देगा ये क्या है, जहां पर इन्होंने हॉक कन्वर्जन कोर्स को पूरा किया है। तो ये क्या है, अगर हम इस कोर्स की बात करें कि कोर्स क्या है, सॉरी जहां पर कोर्स किया गया इसकी बात करें, कोर्स की भी बात करेंगे, तो पहले हम बात करते हैं आईएनएस देगा की। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इंडियन नेवी का एक नेवल एयर स्टेशन है, इंडियन नेवी का आईएनएस देगा के नाम से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। तो यहीं पर इन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है और अब यहीं से इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी फाइटर जेट उड़ाने की। ठीक है, अब हॉक कन्वर्शन कोर्स की बात करते हैं, इसकी भी बात कर लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। ठीक है, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम में बेसिक चीजों की जानकारी दी जाती है। जेट ट्रेनर विमान उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है ना, बेसिक चीजें सिखाई जाती है कोर्स में। और उसके बाद फाइनली एक इंपॉर्टेंट स्टेप आता है जब कोर्स पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है 1 साल की पर्टिकुलर ट्रेनिंग का। और फिर यहां पर ट्रेनिंग के बाद जब एक बार जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो जो अवार्ड दिया जाता है वो विंग्स ऑफ गोल्ड अवार्ड है, जो कि अभी आस्था पुनिया को दिया गया। और अब 1 साल की ट्रेनिंग इनको दी जाएगी। तो फाइनली ये इंडियन नेवी में फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर जेट पायलट बन जाएगी। कौन है ये, आस्था पुनिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेशनल रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट कॉन्फ्रेंस, हिंदी में भी देख लेते हैं, राष्ट्र जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण सम्मेलन, है ना। आपको याद इंग्लिश का नाम रहेगा तो इसे ही याद रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। नेशनल रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 में इसका 3rd एडिशन कहां आयोजित किया गया, तो 2025 में इस कॉन्फ्रेंस का 3रा एडिशन है। पहली चीज तो ये, इसका आयोजन किया गया हाल ही में भारत की राजधानी नई दिल्ली में। कहां पर, नई दिल्ली में यह आयोजित किया गया है। उद्देश्य क्या है, तो देखिए कंपनी सही तरीके से फेयर तरीके से काम करे, है ना। जो बिजनेस प्रैक्टिसेस है कंपनी वो सही तरीके से करे, फेयर तरीके से करे। मतलब एक तो जो टैक्सेस है उसकी चोरी से बचे, है ना। जब भी किसी की ज्वाइनिंग हो, कोई नई ज्वाइनिंग होती है तो उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करे, जितने भी एम्प्लॉयज है उनका रिकॉर्ड रखे, प्रॉपर उनके बारे में जो भी गाइडलाइन है, जो भी रूल्स बने हैं एम्प्लॉयज के लिए, जितने भी काम करने वाले वर्कर से, उनका ध्यान रखे। और जिस भी सेगमेंट में वो बिजनेस या कंपनी काम कर रही है, जिस भी सेगमेंट में, जिस भी बिजनेस में है, उसकी जो भी रूल्स रेगुलेशन इंडिया में है उसको प्रॉपर सही तरीके से फॉलो करे, फेयर तरीके से बिजनेस करे। मतलब किसी प्रकार की ऐसी एक्टिविटी में बिजनेस या कंपनी लिप्त ना हो जो कि अनफेयर है ना, इलीगल है, इस तरीके का कोई भी काम ना करे। तो इस पर एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट। 2025 में इसका इनॉग्रेशन किया गया था। यह 3रा संस्करण है इस कॉन्फ्रेंस का। आयोजन 2-3 जुलाई को किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। आयोजन कौन करवाता है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के द्वारा इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। इस बार तो ये 3रा ही कॉन्फ्रेंस है। 300 से ज्यादा पॉलिसी मेकर्स, जो कंपनीज हैं उनके जो चीफ हैं, वो बिजनेसमैन, इन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया, इसमें भाग लिया। अब यहां पर देखिए 3रा एडिशन है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया, लेकिन आयोजित करवाने वाले संस्थान के बारे में हमको जानना पड़ेगा।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर इंडियन गवर्नमेंट की ही एक संस्था है, ठीक है। भारत में कॉरपोरेट सेक्टर के लिए पॉलिसी बनाना, लॉ बनाना और कॉरपोरेट सेक्टर के विकास के लिए काम करना, यह संस्थान का पर्टिकुलर उद्देश्य है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंतर्गत ही यह इंस्टीट्यूशन काम करता है, ठीक है। जो सिविल सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं ना इंडिया में, है ना, उनको कॉरपोरेट सेक्टर के बारे में ट्रेनिंग देने का भी काम इसी संस्थान का होता है। इस संस्थान की स्थापना 2008 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर हरियाणा में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट की संस्थान है और इसी के द्वारा कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाया गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट 2025, तीसरा एडिशन नई दिल्ली में। आगे, यूएलबी अध्यक्षों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया? यूएलबी अध्यक्षों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किया गया भारत के हरियाणा राज्य में। अब आपको पहला जो कंफ्यूजन आ रहा ना वो यूएलबी से है कि यूएलबी क्या है। तो अर्बन लोकल बॉडीज, जो स्थानीय निकाय होते हैं, है ना, उनके अध्यक्षों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन, अर्बन लोकल बॉडीज के अध्यक्षों का आयोजन किया गया इसका भारत के हरियाणा राज्य में। हरियाणा के पर्टिकुलर गुरुग्राम में 3 और 4 जुलाई को इसका आयोजन किया गया। भारत के जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, इन्होंने अर्बन लोकल बॉडीज चेयरपर्सन कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की थी, इसका इनॉग्रेशन किया था। 2 दिवसीय सम्मेलन में जो भी शहरी निकाय हैं, नगरीय निकाय हैं, उनके चेयरमैन या अध्यक्षों के लिए चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में, एक प्लेटफॉर्म के रूप में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन अब किया जाएगा। यह पहली बार ही आयोजन किया गया। शहरी क्षेत्रों का या शहरी निकायों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों का डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, सही तरीके से रखरखाव कैसे किया जा सकता है, जो नगरीय निकाय है ना, जो म्यूनिसिपैलिटीज है, वो कैसे काम कर सकती है, किस तरीके से सही ढंग से शहर को या क्षेत्र को संचालित कर सकती है, और जो भी हर्डल है इनके सामने, इन सभी के मुद्दों को आपस में डिस्कस करने के लिए इनके चेयरमैन को एक मंच देता है ताकि ये आपस में मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान दूसरी बॉडीज से ले सके। तो ये पहला अर्बन लोकल बॉडीज चेयरपर्सन कॉन्फ्रेंस है, आयोजन हरियाणा के गुरुग्राम में जुलाई 2025 में किया गया है। आपको पता है शहरी एरिया के लिए जो लोकल गवर्नेंस है वो कहलाती है अर्बन लोकल बॉडीज, शहरी या नगरीय स्थानीय निकाय, है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9A में इनका उल्लेख देखने को मिलता है। पहले नहीं था, लेकिन 74 अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से 1992 में इनको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9A में आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक के प्रावधान नगरीय निकायों से संबंधित है, और 12th शेड्यूल भी है जिसमें 18 सब्जेक्ट दिए गए हैं नगरीय निकायों को, जिस पर नगरीय निकाय को पावर है। 3 पार्ट में बांटा जाता है अर्बन लोकल बॉडीज को। जो शहर बड़े हैं नगर निगम होते हैं, छोटे शहरों में नगर पालिकाएं, और फिर जो गांव से अभी टर्न हुई है शहर की तरफ, उसमें नगर पंचायत का गठन किया जाता है। तो ये त्रिस्तरीय नगरीय निकाय भारत में देखने को मिलते हैं। भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय भाला फेंक टूर्नामेंट का क्या नाम है? इंडिया का पहला इंटरनेशनल जेवलिन टूर्नामेंट, इसका नामकरण उसी के नाम पर रखा गया है जो कि भारत में जेवलिन को प्रसिद्धि दिलाने के लिए जाने जाते हैं। कौन है ये? नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा क्लासिक इंटरनेशनल जेवलिन टूर्नामेंट है भारत का, ठीक है, भारत का पहला इंटरनेशनल जेवलिन टूर्नामेंट। हाल ही में इसका आयोजन किया जा रहा है 5 जुलाई 2025 को श्री कंतेरावा स्टेडियम में, जो कि कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। तो यहां पर आज 5 जुलाई को आयोजन किया जाएगा फर्स्ट इंटरनेशनल जेवलिन थ्रो टूर्नामेंट का। नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 इसे नाम दिया गया। नीरज चोपड़ा के नाम पर है, जो कि भारत के बहुत ही फेमस जेवलिन प्लेयर है। अच्छा, आयोजन कौन करवा रहा है? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और सेकेंड नीरज चोपड़ा फाउंडेशन, ये दोनों मिलकर इस जेवलिन टूर्नामेंट का आयोजन करवाएंगे। काफी सारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जेवलिन प्लेयर्स यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे आज। इसके अलावा अगर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात कर ले, क्योंकि इसी के द्वारा आयोजन किया जा रहा है,
तो भारत में एथलेटिक्स खेलों को बढ़ावा देने के लिए नेशनल बॉडी है, गवर्न करती है। 1946 में स्थापना की गई, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और बहादुर सिंह सागू इसके अध्यक्ष के पद पर है। ठीक है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, बहादुर सिंह सागू। नीरज चोपड़ा की कैजुअली बात कर ले, वैसे तो काफी बार हम पढ़ चुके हैं पर फिर भी देख लेते हैं। भारत के जेवलिन खिलाड़ी है। 2021 के टोक्यो ओलंपिक, 2020 का था पर वो कोविड के कारण 21 में हुआ था, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। इसके अलावा 2024 के पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीत चुके हैं जेवलिन में अभी लास्ट ईयर नीरज चोपड़ा। अवार्ड में अर्जुन अवार्ड 2018 में दिया गया था, खेल रत्न अवार्ड 2021 में और पद्मश्री 2022 में दिया जा चुका है नीरज चोपड़ा को। अभी डायमंड लीग के एक इवेंट में इन्होंने 2025 में पहली बार 90.23 मीटर का जेवलिन फेंका है, एक नेशनल रिकॉर्ड, पहले भी इन्हीं के नाम था लेकिन एक नया नेशनल रिकॉर्ड 2025 में नीरज चोपड़ा ने बनाया। कितने मीटर का? 90.23 मीटर का जेवलिन थ्रो करके एक नेशनल रिकॉर्ड है। अभी तक वर्ल्ड में 25वें ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 90 मीटर के पार अपना जेवलिन फेंका है। ठीक है, रिक्लेम फ्रेमवर्क पहल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो रिक्लेम फ्रेमवर्क इनिशिएटिव, इसे लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कोल को, कोयला मंत्रालय भारत में। रिक्लेम फ्रेमवर्क इनिशिएटिव को लॉन्च इन्होंने किया है। अच्छा, उद्देश्य क्या है? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने क्या किया है, ऐसी कोल माइंस जो कि बंद हो जाती, बंद होने के बाद वो जो जमीन है कोल माइंस की, उनका यूज सही तरीके से कैसे किया जाए इसके बारे में गाइडलाइन देने के लिए, वहां के लोकल लोगों को गाइड करने के लिए जिस इनिशिएटिव की शुरुआत की है मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने, उसे रिक्लेम फ्रेमवर्क इनिशिएटिव के नाम से पुकारा जाएगा। उद्देश्य क्या है? माइंस के बंद होने के बाद की प्रोसेस को समझना कि अब आगे उस जमीन का क्या किया जाएगा, बंद हुई माइंस की जगह का सही तरीके से यूज करना और लोगों को उसके बारे में जागरूक करना, लोगों को पर्टिकुलर एडवाइस देना स्टेप बाय स्टेप कि भैया जो माइंस बंद हो गई है अब आप उस जमीन का कैसे यूज कर सकते हो, कहां पर घर बनाया जा सकता है, कहां पर अदर यूज किए जा सकते हो उस जमीन के, इसके बारे में उनको गाइडलाइन दी जाएगी, गाइड किया जाएगा, एडवाइस दी जाएगी। ठीक है, सरकार लोगों और पंचायतों की भी मदद लेगी इस काम में, तो लैंड का सही यूज किया जा सकेगा जो भी कोल माइन से। तो इनिशिएटिव है पर्टिकुलर किसका? तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ कोल का रिक्लेम फ्रेमवर्क इनिशिएटिव के नाम से। अगला क्वेश्चन, टीजी डेक्स पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? आपको नाम से समझ में आ जाएगा, टीजी तेलंगाना की बात हो रही है, टीजी डेक्स पोर्टल है, इसको लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है तेलंगाना सरकार को। देखिए, तेलंगाना सरकार ने टीजी डेक्स पोर्टल को लॉन्च किया। अब पोर्टल का उद्देश्य क्या है इसको समझो। यहां पर तेलंगाना सरकार जो है, तेलंगाना के लोकल लोगों को, है ना, जब अगर वो एआई का निर्माण करते हैं तो उनके लिए एक एआई डेटा हब दे रही है। ठीक है, पोर्टल के माध्यम से एक एआई डेटा हब प्रदान करेगी और इस पोर्टल को नाम दे दिया है टीजी डेक्स पोर्टल। इसमें होगा ये कि कमांड दी जाएगी, पर्टिकुलर पूरे प्रोग्रामिंग की जाएगी, तेलंगाना सरकार ये प्रोवाइड करेगी, एआई डेटा हब प्रोवाइड कर देगी, एआई से रिलेटेड डेटा दे देगी कि अगर आप इन फ्यूचर कभी एआई बनाते हो तो उसको कैसे गाइड करना है ना, उसको काम करने का तरीका सिखाने के लिए प्रॉपर डेटा प्रदान करेगा ये पोर्टल, टीजी डेक्स पोर्टल। तो एक एआई डेटा हब है, एआई को ट्रेन करने के लिए इसमें डेटा दिया जाएगा तेलंगाना सरकार के द्वारा कि भाई देखो एआई डेवलप कर लिया, अब उसको सिखाना पड़ेगा ना कि आपको कोई अगर कुछ पूछता है तो आपको कैसे रिएक्ट करना है, क्या जवाब देना है, कहां से ढूंढना है, और बहुत सारी चीजें एआई को पूरा ट्रेन करना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा कि सामने वाले की नीड को आप कैसे फुलफिल कर सकते हो। तो ये सारा सिखाने के लिए कमांड तो देनी पड़ेगी, एआई को सिखाना पड़ेगा तो कमांड देनी पड़ेगी, और ये कमांड मतलब किस फॉर्म में? डेटा के फॉर्म में। तो ये डेटा कहां मिलेगा? एआई डेटा हब के रूप में टीजी डेक्स पोर्टल पर मिलेगा। तेलंगाना सरकार ने व्यवस्था कर दी है, एआई को ट्रेन करने के लिए डेटा यहां पर दिया जाएगा। इसे लॉन्च करने के बाद तेलंगाना देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसका खुद का एआई डेटा हब है।
कोई भी इंस्टीट्यूशन, स्टार्टअप, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट को एआई से रिलेटेड यहां पर डेटा मिल जाएगा इस पोर्टल पर। तेलंगाना में एआई के डेवलपमेंट को बढ़ावा देना इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है। सारा डेटा एआई से रिलेटेड इसी पोर्टल पर मिल जाएगा, कोई भी इसको यूज कर सकता है और जो उन्होंने एआई बनाया है उसको कमांड दे सकता है, उसको सिखा सकता है। 500 से ज्यादा एल्गोरिदम मॉडल्स का इसमें यूज किया जा रहा है और इसके अलावा डेटा सेट काफी सारा है जो कि फ्री में कोई भी एक्सेस कर सकता है अपने एआई डेवलपमेंट के लिए। तो तेलंगाना सरकार ने लॉन्च किया है पोर्टल टीजी डेक्स पोर्टल। किसका है? तेलंगाना सरकार का। आगे आ जाएं, लास्ट क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 में कब मनाया जाएगा? यह है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। 2025 में यह मनाया जा रहा है 5 जुलाई को। कब मनाया जा रहा है? 5 जुलाई को। अब देखिए, अब आप सोचेंगे सर कि हर साल कब मनाया जाता है, तो इसका कोई डे फिक्स नहीं है। इसके लिए एक ही चीज फिक्स है कि जुलाई महीने का जो पहला सैटरडे आएगा, जो भी, उस दिन मनाया जाएगा इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। जुलाई मंथ का पहला सैटरडे। और ये इस साल कब आ रहा है? आज के दिन है 5 जुलाई को। इसीलिए इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025 में कब मनाया जा रहा है? 5 जुलाई को। 1992 में यूनाइटेड नेशन ने इस डे को मनाए जाने की मान्यता दी थी, लेकिन इसे फाइनलाइज किया गया आगे चलकर। तो फिर पहली बार जब मनाया गया वो सन था 1995। 1995 में पहली बार मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। जो सहकारी संस्थाएं हैं, जो सहकारिता है, कोऑपरेटिव्स है, उनके बारे में लोगों को अवेयर करना, समाज के निर्माण में कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उनके महत्व के बारे में लोगों को बताना, इस डे को बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। 2025 की थीम की बात करें, कोऑपरेटिव्स ड्राइविंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। 2025 में इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स की थीम है। अब आप बोलोगे सर ये कोऑपरेटिव्स या सहकारिता है क्या? तो देखिए, सहकारिता या कोऑपरेटिव वो मॉडल है जिसमें कई लोग एक साथ किसी संस्थान को या कंपनी को संभालते हैं। मतलब कोई एक मालिक नहीं होता, सभी कलेक्टिव रूप से मालिक होते हैं। एक साथ सभी मालिक होते हैं, मतलब एक से ज्यादा मालिक होते हैं। वो 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। इस तरीके से कोई एक मालिक नहीं होता, सभी मिलकर उसे चलाते हैं मालिक के रूप में, सभी मालिक। ये होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर सहकारिता, है ना। जैसे भारत में जो अमूल चलता है मिल्क प्रोडक्ट, है ना, जो इफ्को चलता है फर्टिलाइजर प्रोडक्ट, ये कोऑपरेटिव्स के ही एग्जाम्पल है। इनका कोई एक मालिक नहीं है। कभी आप नहीं सुनोगे कि अमूल का कोई एक मालिक है। ये कलेक्टिव काफी सारे लोग मिलकर इसको रन करते हैं मालिक के रूप में। तो इससे क्या होता है, एक तो समाज में मजबूती बढ़ती है, लोगों में विश्वास बढ़ता है, जो दूरी है जातिवाद की या किसी भी प्रकार की वो खत्म होती है और सभी एक साथ मिलकर समाज के निर्माण में आगे आते हैं। तो इस तरीके से इसी के लिए लोगों को अवेयर करना जरूरी है और इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स इसीलिए मनाया जाता है। तो जुलाई का पहला सैटरडे मनाया जाता है और ये है 5 जुलाई को, आज के दिन। आपको पता है यूनाइटेड नेशन ने 2012 को पहली बार इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स घोषित किया था और इस साल 2025 में भी ये जो साल है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स के रूप में मनाया जा रहा है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहां पर हमने 5 जुलाई के सभी करंट अफेयर देख लिए डिटेल में। अब हम चलते हैं लास्ट डे के हमारे करंट अफेयर के रिवीजन पर। देखें, पीएम मित्र योजना के तहत किस राज्य के विरुधुनगर में 1900 करोड़ के पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्रदान की गई? तो यह की गई है कहां पर? तमिलनाडु राज्य में। बताया था मैंने आपको। भारत में आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने के लिए भारत का एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो यह है सी फ्लड। अफ्रीकी देश घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से किससे सम्मानित किया गया? तो यह दिया गया है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को। केंद्र सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम को हाल ही में मंजूरी प्रदान की। इसकी घोषणा किस बजट में की गई थी? तो यह था बजट 2024-25। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी। यह किस खेल नीति को रिप्लेस करेगी? तो स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001 को यह रिप्लेस करने वाली है।
हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मेलोन किससे संबंधित है, तो ये ऑपरेशन ड्रग्स के अगेंस्ट देखने को मिलता है। 2025 में सीडीज कन्वेंशन के 50 साल पूरे हुए। यह किस वर्ष अपनाया गया था, तो इसे अपनाया गया था 1975 में सीडीज कन्वेंशन। रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे से संबंधित सेवाएं एक ही जगह प्रदान करने के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया, तो यह है रेल वन एप्लीकेशन। फिर हर साल 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे मनाया जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना के उपलक्ष्य में यह संस्थान कब स्थापित किया गया था, तो इसकी स्थापना की गई थी 1949 में। और लास्ट क्वेश्चन था क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई है, तो क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया वॉशिंगटन डीसी में। ये हो गए कल के सेशन के हमारे करंट अफेयर। अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर पर। जीरो माइल स्टोन किस शहर में है, तो यह महाराष्ट्र के नागपुर में देखने को मिलता है। ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। और कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, तो यह है अरावली माउंटेन रेंज, जिसका अधिकतर हिस्सा देखने को मिलता है राजस्थान में, अरावली। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे कमेंट में आंसर कीजिएगा। सिंपल है तीनों। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले गैर भारतीय कौन है, मतलब जो इंडियन नहीं है वो कौन थे। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, और ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है। तीनों क्वेश्चन सिंपल है, कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे कल के सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।